ये बहुत ही छोटा सा स्टैंडर्ड है जो किस मैटर को देखता है, पहले इसको समझ लेता है। हर कंपनी का एक अकाउंटिंग ईयर एंड होता है और ईयर एंड पे होता है कट ऑफ। कट ऑफ का मकसद क्या है? अगर एक कंपनी ने 30 जून पे क्लोजिंग करनी है तो 30 जून की शाम तक होने वाली जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो इसी साल दिखेंगी। अगर 1 जुलाई पे कंपनी ने गुड्स बेचे, अब वो अगले साल के रेवेन्यू में दिखाए जाएंगे, वो पिछले साल के रेवेन्यू में नहीं दिखाए जाएंगे। इसको हम कहते हैं कट ऑफ। जो 30 जून और उससे पहले वाला है, यानी 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022, ये 12 महीने का पीरियड है। अगर 30 जून के बाद 1 जुलाई 2022 पे कुछ भी हुआ तो अब वो यहां नहीं दिखेगा, बल्कि अब वो अगले साल दिखेगा। ये सिंपल कट ऑफ प्रिंसिपल है। नहीं तो मैनेजमेंट को कभी ना टारगेट्स मिले हुए होते हैं कि 30 जून की क्लोजिंग है और 30 जून पे जो आपका होगा उसके बेसिस पे आपका टारगेट बनेगा। वो देखते हैं 30 जून तक तो हो नहीं पाया, वो कोशिश कर सकते हैं कि हम 1 जुलाई पे, 2 जुलाई पे जो चीज बेचें उसको भी इसमें शामिल कर दें, हमारा टारगेट हो जाएगा। एक छोटी सी मिसाल, हमें बैंकर्स ना 30 जून से पहले पहले फोन शुरू कर देते हैं कि सर बैलेंस का देख लीजिएगा, क्योंकि उनकी क्लोजिंग होती है और जो बैंक मैनेजर है उसको बोनस मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ डिपॉजिट्स। अब एक कंसर्न है, 30 जून बैंक का भी क्लोजिंग और 30 जून एफबीआर का भी क्लोजिंग। अगर हम मैनेजर को फेवर देते हैं और पैसे बैंक में रखवा देते हैं तो मैनेजर तो लेदर बाउंड डायरीज भेजेगा घर पे कि सर, वो बर्थडे पे भी कुछ गिफ्ट्स भेज देगा हमें कि सर आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो बैलेंस मेरे रिटर्न्स में भी दिख जाएगा। अब मैं मैनेजर को कहता हूं भाई मरवाओ नहीं, तुम्हारे चक्कर में एफबीआर में पैसे दिखाने पड़ जाएंगे, और हमें कोशिश करनी है कि 30 जून से पहले पहले हम अपने बैंक अकाउंट को कम कर दें या खाली कर दें। राइट? बैंक मैनेजर कहता है चले सर ठीक है, आप 30 जून में ना भले खाली कर दीजिएगा, लेकिन मुझे 2 जुलाई पे बैलेंस दे सकते हैं, क्योंकि 1 जुलाई तो बंद होगा बैंक, 2 जुलाई पे दे सकते हैं। 2 जुलाई में जितने पैसे बोलो। अब अगर वो 2 जुलाई पे आने वाला बैलेंस 30 जून की क्लोजिंग में दिखा सके तो ये डिसीव करना हो जाएगा। बहरहाल कट ऑफ है। बैंक 1 जुलाई पे बंद होती है, बैंक 1 जनवरी पे हमेशा बंद होती है, क्लोजिंग है। कोई ट्रांजैक्शन अभी नहीं करो, हम क्लोजिंग कर रहे हैं। कट ऑफ का प्रिंसिपल समझ में आ गया। लेकिन आप क्या समझते हैं कि अगर 30 जून पे एक कंपनी ने क्लोजिंग की तो 1 जुलाई पे कंपनी की इनकम स्टेटमेंट तैयार होगी, है ना? पहली बात तो हम, हमारे पास जितनी ब्रांचेस हैं और जो रिकॉर्ड्स हैं, अब सब हर जगह पे क्लोजिंग होगी। ऑनलाइन सिस्टम की वजह से काम थोड़ा स्पीडी हो गया है, लेकिन स्टॉक टेकिंग होनी है, स्टॉक काउंटिंग होनी है, बैंक से बैलेंसेस पूछने हैं, एक लंबा प्रोसेस है। फिर ऑडिट करवानी है। तो व्हाट हैपेंस के एक डेट है, रिपोर्टिंग डेट। मिसाल मैंने अपनी एग्जाम्पल में कहा 30 जून 2022। अब स्टेटमेंट्स के लिए एक तो रिकॉर्ड्स आते हैं मुख्तलिफ ब्रांचेस से, इन्वेंट्री काउंट की जाती है, कौन सी ब्रांच के किस बैंक में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है, कौन से मैनेजर को कितना बोनस मिलेगा, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें हम समेट रहे होते हैं और हेड ऑफिस में जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है वो सारी चीजें समेट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना शुरू करता है। मीनवाइल ऑडिटर्स भी, उसकी टीम भी पहुंच जाती है, लिहाजा कभी बैंक से वेरिफिकेशन, कभी कस्टमर से वेरिफिकेशन, कभी सप्लायर से वेरिफिकेशन, कभी गोडाउन में सामान जाके चेक करना, कभी नॉन करंट एसेट्स जाके चेक करना, वो भी टीम उनकी काम कर रही होती है। बहरहाल एक वक्त आता है
कि जब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑथराइज हो जाती हैं फॉर इशू, होता क्या है कि हम जो रिकॉर्ड्स बनाते हैं वो ऑडिटर्स वेरीफाई करते रहते हैं, उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे चेक किया जाता है कि ये बैंक एंड कैश एंड बैंक जो दिखाया गया है ये हमने बैंक से कंफर्म किया और वाकई में इनका इतना बैलेंस है। जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दिखाई गई हैं हमने देखा उनके पास वाकई में ये बिल्डिंग्स हैं, वाकई में इनके पास प्लांट्स हैं, मोटर व्हीकल्स हैं, फर्नीचर्स हैं, फिक्सचर्स हैं, उन्होंने उसको वेरीफाई किया। इन्वेंट्री आपने दिखाई, वो जाके काउंट करके आ गए एंड इंडोर्स किया कि वाकई में इनके पास इतनी इन्वेंट्री मौजूद है। रिसीवेबल्स को रैंडमली कुछ लेटर्स भेजे और कंफर्म किया कि क्या वाकई में आपने इनको पैसे देने हैं। कस्टमर्स की एड्रेसेस वेरीफाई की कि वाकई में जेन्युइन कस्टमर है या घोस्ट है। ऐसा तो नहीं कि कस्टमर है ही नहीं और जाली सेल्स कर रहे हो। एक एड्रेस जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, एक बिजनेस जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो सारी चीजें वेरीफाई करते हैं। और जब सारी चीजें वेरीफाई कर जाते हैं तो उसके बाद एक डेट आती है जिस दिन वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑथराइज कर देते हैं। ऑथराइज करने के बाद ये प्रिंटिंग पे जाती हैं, क्योंकि ये प्रिंट तरीके से होती हैं, डिज़ाइन होती हैं बाकायदा, और उसमें रिपोर्ट्स बनती हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स मैन चेयरमैन अपने मैसेजेस देता है, ऑडिटर की रिपोर्ट बनती है, सारी चीज़ें टाइम लेती हैं। लेट्स से इस पूरे प्रोसेस में 3.5 से 4 महीने लग जाते हैं। होता क्या है कि मैंने कट ऑफ पे कोई इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की है, मिसाल के तौर पे रिसीवेबल की, और रिसीवेबल्स मैंने दिखाए हैं 45 लाख रुपए के। ये कब की दिखा रहा हूं? 30 जून पे। 8 जुलाई पे 10 जुलाई पे खबर आती है कि इनमें से एक कस्टमर जिससे आपको 8 लाख रुपए मिलने थे वो कंपनी डिफॉल्ट कर गई है और उसने इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर कर दी है। हमें लगता है कि अब हमें कोई भी पैसे मौसूल, कभी कोई इनमें से कोई पैसे मिल नहीं सकते। मैंने रिसीवेबल्स कितने दिखाए हैं? 45 लाख। उस ही में शामिल है वो 8 लाख जो मिलने नहीं है। सवाल, अब ये हादसा तो बाद में हुआ, ये हादसा तो बाद में हुआ। अगर कोई मुझसे जब पूछ रहा था कि कितने रिसीवेबल्स हैं तो मैं झूठ तो नहीं बोल रहा था 45 लाख। इश्यू इज कि मेरे साथ जनरल करो भाई, मैं आपके फेवर में क्यों सोचूं? जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है वो न्यूट्रल होती है ना, अनबायस्ड। तो ये तो आप शेयर होल्डर्स की तरफ बायस हो रहे हो। वो एक पुराना लतीफ़ा सुनते थे ना कि किसी ने खान साहब से पूछा तुम्हारी उम्र क्या है, तो बोल दिया 25 साल। फिर 3 साल के बाद मुलाकात हुई, बोला अब कितने साल के हो गए? 25। पहले पूछा था कुछ साल पहले, तो बोला नहीं हमारी मर्द की जुबान एक होती है। तो हमारी जुबान एक तो नहीं होगी, अपडेट हुआ है तो अपडेट करोगे ना। अब मैं बोल रहा हूँ भाई हमारी जुबान एक है, मैं तो बोलूँगा 45 लाख मिलने, लेकिन वैसे आपस की बात है, झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ। अगर मैं दिखा रहा हूँ 45 लाख रुपए के रिसीवेबल्स, तो आप वो तब पूछा था, ये अब पूछा है। अब अगर कोई बोले कि 28 क्या हो गया, बोला अच्छा पहले तो 25 बोला था, बोले क्या 3 साल बाद पूछ रहे हो तो अपडेट ही करूंगा ना। बट कंसर्न इज कि ये स्टेटमेंट्स कब की है? 30 जून की है ना, तो मैं 30 जून का बैलेंस बताऊं ना, वो तो 45 है। हालांकि बाद में, बाद का मकसद है ड्यूरिंग आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट एंड बिफोर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन ऑथराइज्ड फॉर इश्यू। अगर इस दौरानिए में कोई इवेंट अगर होता है, अगर इससे पहले कोई इवेंट हुआ, मैं IAS 10 बोलेगा मेरे पास क्यों आ रहे हो, और अगर इसके बाद कोई इवेंट हुआ तो IAS 10 बोलेगा मेरे पास क्यों आ रहे हो। IAS 10 जागता सिर्फ कब है?
when any event occurs after the reporting date and before the authorization of financial statements for issue. अगर 30 जून से पहले कुछ होगा, IAS 10 की ड्यूटी नहीं है। और लेट्स से अगर हम 16 अक्टूबर पे ऑथराइजेशन बनती है, ऑडिटर की साइन आ जाती है कि भाई ओके है, सब ठीक है, तो 16 अक्टूबर के बाद अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो भी IAS 10 बोलेगा मेरी ड्यूटी नहीं है, मेरी ड्यूटी ऑफ हो चुकी है। भाई IAS 10 की ड्यूटी कब से है? 1 जुलाई से लेकर 16 अक्टूबर तक। दुरुस्त? हाँ, 16 पे ऑथराइज हो गया। हाँ, दौरान, ऑथराइज से दौरान, पहले खैर हो गई भाई। ऑडिटर की नजर में अगर आ गया, अगर साइन करके उसने भेज दिया, बात खत्म हो गई। IAS 10 ड्यूटी ऑफ करके चला गया। सही, अब इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करेगा कि एग्जैक्टली अभी साइन ही करा था कि फोन आ गई। ओके, नाउ व्हाट्स गोना हैपन? पहली बात यह हो सकती है कि मैं रिसीवेबल्स को 37 लाख का करके दिखाऊं। इसको हम कहते हैं एडजस्टिंग इवेंट। यानी मैंने क्या किया, उस इवेंट को एडजस्ट कर लिया। एडजस्ट कर लिया मतलब पिछले साल में ही दिखा दिया। तो वो बेड डेट 22-23 में दिखेगा या 21-22 में? 21-22 में। अगर तो क्या कहा जाएगा? एडजस्टिंग इवेंट। अगर ये इवेंट अब दिखेगा 22-23 में तो ये क्या कहलाएगा? नॉन एडजस्टिंग इवेंट। बात समझ में आ गई? पहला हादसा होना जरूरी है, पहला इवेंट होना जरूरी है। अगर इवेंट ही नहीं हुआ तो चौकीदार से पूछोगे कल रात कहां थे, रात की ड्यूटी थी, क्यों क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं है, क्या थे? लेकिन अगर कोई पूछता तुम थे कहां, सामने वाला पूछता क्यों सर खैरियत, मतलब मेरी गाड़ी के साइड मिरर चोरी हो गया, तो भाई कुछ हुआ हो तो बोलो ना। इवेंट हुई हो तो IAS 10 को जगाओ ना, तुम थे कहां, तो बताएगा कि मैं क्या करूं। अगर इवेंट ही कोई नहीं हुआ तो फजूल में जज्बाती होकर उसको टॉर्चर क्यों कर रहे हो? ये बात समझ में आ गई कि IAS 10 इज द इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड एंड दिस मीन्स बिफोर द ऑथराइजेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सवाल उठता है कि एडजस्ट करना है या नहीं करना। मिसाल, इन्वेंट्री दिखाई हुई है 30 जून 2022 पे, 15 जुलाई पे गोडाउन में आग लग गई, इन्वेंट्री जल गई, कुछ नुकसान हो गया। इन्वेंट्री दिखाई हुई है 30 जून 2022 पे जिसकी कीमतें डॉलर कनेक्टेड है, रुपया स्ट्रेंथन हो गया बाद के 15 दिन में, इन्वेंट्री की NRV गिर गई और इन्वेंट्री को दिखाना है लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ NRV। NRV गिरी तो है, मैंने उसको दिखाया हुआ कॉस्ट पे। लेट्स से मैंने 16 लाख रुपए में इन्वेंट्री दिखाई हुई है जिसकी NRV 12 लाख है, का किस पे दिखाऊं, 16 पे 12 पे? जबकि ये डॉलर गिरा कब है, रुपी स्ट्रेंथन हुआ कब है? बाद में ना। लेकिन बाद में एक ऐसा इवेंट होना जो उस दिन पे दिखाई जाने वाली इंफॉर्मेशन में करेक्शन करवाए, इसको हम कहते हैं इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट। अब एडजस्टिंग है या नहीं है, इसकी सादा सी डेफिनेशन है, बड़ी आसान सी। इवेंट से पहले भी होती है इंडिकेशन। इवेंट से पहले होती है इंडिकेशन और उसके पीछे होता है इवेंट। जिस तरह हमारे हर पाकिस्तानी को ना पहले से ही पता होता है हर चीज। देखा, मैं तो पहले ही बोला था। देखा, मैं तो पता था कैसे? पता नहीं कौन सा सिक्स्थ सेंस है इनका। कोई पेपर में रुक गया, कोई CAC से ना कर पाया, देखा
कहा था नहीं कर पाएगा, पता नहीं कहां से इनको पता होता है, लेकिन देयर शुड बी एन इंडिकेशन। और हर हादसा होने के बाद हर कोई अपने अपने किस्से बता रहा होता है। जब ये हुआ था ना, जब उसकी आंखों में देखा था ना, मुझे पहले ही पता चल गया था ये होने वाला है। वो तो जब बताते और इतनी चीजें कनेक्ट करते हैं, लगता है कि कुछ अजीब सा हुआ है इस बार। खुदा ना खास्ता कभी किसी की डेथ होती है ना, तो भी बहुत सारे लोग जमा होकर बोलते हैं वो तो इंडिकेशंस दे रहा था, हफ्ता भर पहले मुझसे ये बात करके गया था। मैं कहा क्या कर रहा है यार, लेकिन उसको जाने वाले को पहले से ही पता था। अब पता नहीं कहां से बात, शायद हम रोज ही ऐसी बातें करते हो। आप भी बोलेंगे सर दिनेश लेक्चर में जिक्र तो किया था, पता नहीं क्या इंडिकेशन थी, अल्लाह ना करे। बट पॉइंट इज कि फिर सब लोग जोड़ रहे होते हैं कि ये बातें किसी भी हादसे या किसी भी इवेंट से पहले इंडिकेशन हो सकती है। IAS 10 कहता है कि भाई अगर उसकी इंडिकेशन पहले से मौजूद थी, अगर इंडिकेशन यहां पे मौजूद थी, तो वो इवेंट क्या कहलाएगा। और अगर कोई इंडिकेशन यहां पे आती है तो वो होगी नॉन इंजस्टिंग। यानी अगर किसी हादसे के होने की का अंदेशा की इंडिकेशन पहले से मौजूद थी, बाद में होने वाले इवेंट ने कंफर्म कर दिया, देखा मैं तो पहले ही बोला था। और पहले का मकसद पहले 30 जून से पहले बात होते ना, काम बिल होने वाला था, ऐसा करो, मैंने बोला तो था, बोला तो गिर ही गया था, हाथ से छूट ही गया था। अब बोल रहे थे वो स्त्री में हाथ डाल ही दिया था, फिर बोलते संभालना गर्म ना हो। अब तो हाथ लगा दिया, आप क्या बता रहे हो। पहले बोलते कि भाई ध्यान करना गर्म ना हो। अब हादसा हो ही गया है, अब इंडिकेट कर रहे हो, अब काउंट में नहीं है। इंडिकेशन अगर ईयर एंड से पहले मौजूद थी, मिसाल के तौर पे वो कंपनी वैसे ही फाइनेंशियल क्राइसिस में थी, उसकी तो बहुत खबरें आ रही थी कि क्रेडिटर्स ने उसके ऊपर क्लेम किया हुआ है, कोर्ट में उसको सू किया हुआ है, उसके डायरेक्टर्स भागे हुए हैं, या डायरेक्टर्स ने कोर्ट के अंदर स्टे ऑर्डर लिया हुआ है, बैंक्रप्सी के लिए पिटीशन डाली हुई है। तो पहले ही पता था। अगर इंडिकेशन पहले मौजूद थी और बाद में होने वाले इवेंट ने उस बात की तस्दीक कर दी कि देखा डूब गए ना 8 लाख रुपए, तो उस इवेंट को हम क्या कहेंगे, एडजस्टिंग इवेंट। इवेंट तो बाद में ही होना चाहिए, राइट। अब हमारा कंसर्न, दूसरा कंसर्न इंडिकेशन है। पहली बात तो इवेंट होना चाहिए, तो चौकीदार से पूछूंगा रात कहां थे, अगर कुछ हुआ ही नहीं तो पूछूंगा भी नहीं, तो IAS 10 को जगाऊंगा भी नहीं। IAS 10 को जगाया है, हाँ वो जागेगा ही जब जब इवेंट होगा। अब दूसरा सवाल वो करेगा कि क्या इस हादसे की, इस इवेंट की इंडिकेशन पहले से मौजूद थी या नहीं थी। अगर हां, मैंने एक प्रॉपर्टी को रिवैल्यू करवाया और वो अपवर्ड रिवैल्यू हो गई, लेकिन मार्केट वैल्यू कब बढ़ी है, 30 जून के बाद। लेट्स से 1 अगस्त या 10 अगस्त पे प्रॉपर्टीज की वैल्यू बढ़ गई। वो प्रॉपर्टी जो मैंने कैरिंग वैल्यू पे दिखाई हुई है, नेटबुक वैल्यू पे दिखाई हुई है से 80 लाख रुपए की, वो 1.25 करोड़ की हो गई है। लेकिन 1.25 करोड़ की कब हुई है, आफ्टर द रिपोर्ट। एक इवेंट हुआ, क्या हुआ, प्रॉपर्टीज की वैल्यू बढ़ गई। तो जो मेरे पास प्रॉपर्टी है उसमें भी अपवर्ड रिवैल्यूएशन होगी। सवाल कब, अभी या अगले साल, 21-22 में या 22-23 में। सवाल ये पूछो कि वैल्यू क्यों बढ़ी है। अगर वैल्यूएशन बढ़ने की इंडिकेशंस पहले मौजूद थी, मिसाल के तौर पे पता ये चला था कि गवर्नमेंट ने एक प्लान अप्रूव किया है जिसके बाद जहां जिस लोकेशन में आपकी प्रॉपर्टीज है वहां मोटरवे बनने वाला है,
वहां के करीब से तेल निकलने वाला है, चाइनीज आने वाले हैं वहां रहने के लिए, और वाकई में तस्दीक हो गई, वैल्यू बढ़ गई। क्या इंडिकेशन पहले से मौजूद थी? अगर हां तो एडजस्टिंग। अगर कोई इंडिकेशन नहीं थी, अचानक से चाइनीज को पता नहीं क्या सूझी, बोला कि इस एरिया में रहेंगे और वैल्यूज बढ़ गई। और इन्होंने ये प्लान किया ही बाद में, इंडिकेशन भी बाद में हुई, इवेंट भी बाद में हुआ। IS-10 बोलेगा अब अगले साल दिखाना। हाँ, अगर इंडिकेशन पहले, इंडिकेशन होगी तो सही ना, हाँ फोरकास्ट तो होगा ना बारिश का, नॉन एडजस्टिंग। राइट। मिसाल के तौर पे आपने कहा गोडाउन में आग लग गई, पहले तो नहीं पता था आग लगने वाली है, पता होता तो सामान निकाल देते। नॉन एडजस्टिंग। एक बंदा जिसको मैंने लोन दिया हुआ था बैंक ने, इंडिविजुअल, उसने मुझे पैसे देने हैं, डिफॉल्ट कर जाता है। और डिफॉल्ट कब करता है? क्लोजिंग के बाद। यस, माइंड में क्यों रखोगे? अगर पता चलता है कि बंदा खानदान का आखिरी है, आगे पीछे कोई नहीं है और बिस्तरे मर्ग पे है और सीरियस आईसीयू में वो पहले से ही था, हमने कहा क्या पता उड़ जाए और मुझे पैसे दे दे, तो बाद में बीमार हुआ, शुरू से बीमार थोड़ी था। चले उसको कोविड लोन दिया था मैंने, हमने कोविड लोन दिया था कि किसी को अगर कोविड हो जाएगा तो हम लोन देंगे, हमने उसको लोन दे दिया। पुराना कस्टमर है, काफ़ी टाइम से हमने उसको लोन दिया हुआ था, हमने कहा कि पैसे हमें दे देगा, लेकिन अगर उसकी डेथ हो जाती है, जिस तरह लेट्स से कोई लोन ऐसा है जिसमें अगर लोन होल्डर की जो बंदा है उसकी डेथ हो जाती है तो लोन माफ़ हो जाता है। मेरे ख्याल से जो नया पाकिस्तान लोन है उसमें भी कुछ ऐसी कोई बात है। मैं दिखा के बैठा हूँ मेरा रिसीवेबल और खबर आती है कि बंदा गया। सवाल, बेड डेट कब दिखाऊं, 21-22 में या 22-23 में? दूसरा सवाल, क्या पहले से ही इंडिकेशन थी? अगर पता चलता है कि हाँ काफी दिन से आईसीयू में था, क्रिटिकल कंडीशन में था, मतलब डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, पहले से ही पता था जाने वाला है, हम फजूल में आस बांधे हुए थे कि क्या पता उड़ जाए और बोले पैसे लो तो जाऊं, तो अगले साल का बेड डेट है। बेड डेट तो होगा, बंदा तो वापस नहीं आएगा, लेकिन बेड डेट कब दिखाएंगे? नेक्स्ट ईयर। हाँ, खैर मिसाल को नहीं पकड़ते, मैं जनरली बात कर रहा हूं, हम मिसाल को नहीं पकड़ते, जनरली बात करते हैं। किसी भी हादसा होने की सूरत में आप देखेंगे इंडिकेशन। मिसाल, कोई इवेंट होता है दैट प्रोवाइड्स एडिशनल एविडेंस, किस चीज का? ऑफ कंडीशंस दैट एग्जिस्टेड एट द रिपोर्टिंग डेट, यानी इस हादसे ने तस्दीक की है उन कंडीशंस की जो रिपोर्टिंग डेट से पहले ही मौजूद थी। हुआ क्या है? तस्दीक हुई है। मुनासिब। नॉन एडजस्टिंग, that concern conditions that arose after the reporting date. हालात ही ऐसे बाद में पैदा हुए थे, पहले सब ठीक चल रहा था, बस ये बात होगी और नाराजगी होगी। अगर गड़बड़ पहले से चल रही थी, मसले पहले से चल रहे थे और अब आके एक इवेंट हुआ जिसने तस्दीक कर लिया कि दे आर पार्टिंग देयर वेज, कंडीशंस पहले से मौजूद थी, अब सिर्फ तस्दीक होगी कि आपस में बन रहे नहीं है, लेकिन सब कुछ ठीक चल रहा था। सिर्फ एक इवेंट ऐसा हुआ, आंख दिखा दी, गुस्सा कर दिया, बोला नहीं रह सकती तुम्हारे साथ। मे बी कोई ऐसा, हमने देखना है इंडिकेशन, क्या वो कंडीशंस पहले से मौजूद थी या बाद में। अब ये जजमेंट आपके ऊपर है, दिस इज सब्जेक्टिव, दिस इज व्हाट? सब्जेक्टिव। इन्वेंट्री की एनआरवी गिर जाना
एक इंडिकेशन है कि आपकी इन्वेंट्री जो दिखी हुई है, मिसाल के तौर पर एक इन्वेंट्री जो मैंने अपने बैलेंस शीट में दिखाई हुई है 16 लाख रुपए की, कुछ दिनों के बाद मैं उसको 12 लाख रुपए में बेच देता हूं, अब तो बिक गई। सेल कब दिखाऊंगा? सेल तो अगले साल ही दिखाऊंगा। लेकिन इस सेल ने इंडिकेट किया कि इन्वेंट्री 16 लाख की थी ही नहीं। 30 जून पे तो दिख रही है इन्वेंट्री, 30 जून पे तो मेरी थी ना, लेकिन 16 लाख की नहीं थी फिर, क्योंकि आपने 12 लाख में बेचा। ये इवेंट इंडिकेट कर रहा है कि आपकी इन्वेंट्री की एनआरवी गिरी हुई थी। अगर आप प्रूव कर जाते हैं कि नहीं, बाद में गवर्नमेंट ने इंपोर्ट्स खोल दी, बाद में गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी पॉलिसी लॉन्च की जिसकी वजह से ये गिरा था, तो मैं बोलूंगा चलो फिर ठीक है, छोड़ दो। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो ये इवेंट कंफर्म कर रहा है, फर्दर एविडेंस कर रहा है, सबूत दे रहा है उन कंडीशंस की जो ईयर एंड में मौजूद थी। मुनासिब है? अच्छा, मिसाल के तौर पे कुछ एग्जाम्पल्स जो IAS 10 ने मेंशन की हैं। इररिकवरेबल डेट्स अराइजिंग आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, हम डिस्कस भी कर चुके हैं। कोई बैड डेट जो रिपोर्टिंग डेट के बाद बैड डेट हो गया, इररिकवरेबल हो गया, तो मे बी आपने ईयर एंड पे अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट तो रखे होंगे ना, और उसमें आपने एक परसेंटेज रखी होगी कि कितना परसेंट डाउटफुल है। अगर इंडिकेशन डूबने की पहले से मौजूद थी और बाद में वो डूब गया, तो आप उसको एडजस्ट करके भेजेंगे। अगर उसके साथ बाद में कोई ऐसा फ्रॉड हो गया, बाद में उसको अचानक से कोई ऐसा लॉस हो गया जिसकी वजह से ऑल ऑफ सडन एक हंसता बसता बिजनेस बंद हो गया, तो नॉन एडजस्टिंग। सेल ऑफ इन्वेंट्री बिलो कॉस्ट, किसी इन्वेंट्री को कॉस्ट से सस्ते में बेचा गया है, ये इंडिकेट कर रहा है कि एनआरवी थी ही कम। अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम्स विच वर बीइंग नेगोशिएटेड। मिसाल हमने एक कंटिंजेंट एसेट दिखाया हुआ था कि इंश्योरेंस कंपनी को हमने कोई क्लेम डाला था, दैट क्लेम वाज डाउटफुल। अगर उसके रिमोट चांसेस थे, पॉसिबल चांसेस थे, प्रोबेबल चांसेस थे, और अनसर्टेन था कि कितना मिलना है, तो मैंने तो फिलहाल अनसर्टेन बेसिस पे दिखा दिया। बाद में मुझे अमाउंट वो मिल गया, तो वो जो अनसर्टेनिटी थी कि कितना अमाउंट है वो क्लियर होगी कुछ दिनों के बाद, तो मैं इसको क्या करूंगा, एडजस्ट करके दिखा दूंगा, क्योंकि अमाउंट जब कंफर्म हो गया। इस तरीके से कोई प्रोविजन हो, प्रोविजन आपने तभी दिखाया था जब उसका अमाउंट या टाइमिंग अनसर्टेन था, बाद में जब हो गया, अमाउंट कंफर्म हो गया, कोर्ट ने एग्जैक्ट पेनल्टी बता दी, तो प्रोविजन में डाउट दिखाने की क्या जरूरत है, दिखा दो, क्योंकि आपको तो पहले पता था कि मेरे ऊपर लायबिलिटी तो है। बाद के होने वाले इवेंट ने कंफर्म कर दिया कि कितना है। द डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड और एरर, राइट। अगर कोई फ्रॉड डिस्कवर हुआ है या कोई एरर डिस्कवर हुआ है, यानी आपने उसको गलत दिखाया हुआ था, बाद में जब तस्दीक की तो पता चला कि आपने डिजिट्स कम लिखे हैं या ट्रांसपोजिशन एरर कर दिया है, तो उस एरर को डिस्कवर जब आपने किया, उसको आप ठीक कर दोगे। मिसाल होगी ना, इंडिकेशन क्या था, वो एरर था। हाँ, एरर था, यानी वो चीज उतनी वैसी थी ही नहीं जैसे आपने लिखी है, सीधी सीधी इंडिकेशन है ना। आपके बैंक में पड़े थे 5 लाख, आपने दिखा दिया 50,000, जीरो कम लगा दिया। जब बाद में आपने स्टेटमेंट निकलवाई तो पता चला कि 5 लाख है, तो 50,000 क्यों दिखाए थे, गलती थी ना। अब गलती की तो कोई इंडिकेशन नहीं हो सकती, लेकिन उसने तस्दीक कर दिया कि वो 50 नहीं था, वो 5 लाख था। हाँ, और इंडिकेशन अगर रिपोर्टिंग डेट से पहले नहीं थी, तो बाद में होने वाली चीज कंफर्म कर रही है कि आपने वो अमाउंट गलत लिखा था, वो अमाउंट था ही इतना, तो सीधी सीधी गलती है, एडजस्टिंग है। फ्रॉड का मकसद, लेट्स से फॉर इंस्टेंस आपका क्रेडिट कंट्रोलर है, लोगों से पैसे लेके आएगा, जमा नहीं करवाए, कंपनी के ब्याह पे लोगों से पैसे लेके आ गया, जमा नहीं करवाए। अब 30 जून के बाद वो चला गया फॉरेन ट्रिप पे और वहीं असाइलम लेके बैठ गया। हमने कहा खैरियत यार, तुम्हारी तनख्वाह
फ़ोन बंद कर दिया, नंबर ब्लॉक कर दिया हमारा। हमने कहा अजीब बंदा था, अच्छी खासी नौकरी छोड़ के चला गया। जब बाद में कंफर्म किया तो कस्टमर्स ने कहा यार हम तो पैसे दे चुके हैं, हमारे यहां रिसीवेबल दिख रहे हैं, लेकिन जबकि वो पैसे रिकवर हो चुके थे। ये फ्रॉड हो गया हमारे साथ, और हमने ऑथराइज किया हुआ था कि भाई हमारे बंदे को आप पैसे दे देना, लेकिन आपका बंदा आपका नहीं रहा, दुबई चला गया। फ्रॉड की इंडिकेशन नहीं थी, लेकिन जो आपने रिसीवेबल दिखाया वो गलत है ना, सीधा सीधा। जो रिसीवेबल आपने दिखाया वो तो गलत दिखाया, वो रिसीवेबल है ही नहीं ऐसा। आपने इंडिकेशन देखनी है। मैंने देखा एक मिसाल क्रिएट की ना, बेड डेट अगर बाद में हुआ है तो इसका मकसद कि वो रिसीवेबल झूठा है। मैंने मिसाल दी कि अगर बाद में कोई ऐसी इंडिकेशंस कंडीशंस क्रिएट हुई हैं जिसकी वजह से वो बैंकरप्ट हुआ है तो नॉन एग्जिस्टिंग हो जाएगा। तो हाँ राइट। अगर एमसीक्यू में आ जाता है, अगर एमसीक्यू में आ जाता है तो ऑफ कोर्स हमें इसको ऐसे ही टिक कर देना है। हाँ, ये तो मैंने सिचुएशन बताई प्रैक्टिकली कि यू विल हैव टू सी अबाउट द कंडीशंस। अच्छा, नॉन एग्जिस्टिंग में मेजर बिजनेस कॉम्बिनेशन हुई है, मिसाल ईयर एंड हो गया, उसके बाद पता चला कि फला कंपनी ने फला कंपनी को टेक ओवर कर लिया, बाद में हुआ ना, अब अगले साल देखेंगे। द डिस्ट्रक्शन ऑफ मेजर प्रोडक्शन प्लांट बाय फायर आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, किसी प्लांट में आग भड़क गई, तबाही कर दी। आग तो बाद में लगी ना, इंडिकेशन पहले से मौजूद नहीं हो सकती। एंड एबनॉर्मली लार्ज चेंजेस इन एसेट प्राइसेस और फॉरेन एक्सचेंज रेट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, प्रॉपर्टीज की वैल्यू बढ़ गई है, वैल्यूज गिर गई हैं, एक्सचेंज रेट बढ़ गया। जिस तरह हम जब एसीसी की अभी फीस पे करें तो पाउंड कैसे भागता गया, 300 में अब वापस अपनी हैसियत पे आ रहा है, लेकिन हमारे साथ सीन करना था इसने। अच्छा, ये आज से पहले भी 4-5 साल पहले भी हुआ था। इसहाक डार ने वाकई आपने इंटरव्यू में ये कहा था, जब वो फाइनेंस मिनिस्टर था तो 108 रुपये का डॉलर था उस टाइम पे, और वो अचानक से 99-98 पे आया था। और एग्जैक्टली वही टाइम था जब स्टूडेंट्स ने अपनी फीस पे की थी। जब स्टूडेंट्स ने फीस पे की तो वो महंगे पाउंड पे की, उसके बाद फॉरेन पाउंड शायद 158 से 130 पे ऐसे कुछ आया था। तो बाज़ लोग उसको कह रहे थे कि यार हमने यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस भरी है अभी अभी, और पहले बता देते, थोड़ा डिले कर लेते, क्योंकि वो अर्ली टाइम था, एग्जाम एंट्री का अर्ली टाइम था। तो वो वाहिद पीरियड था जिसमें स्टैंडर्ड में भरने वालों ने कम पैसे भरे थे और अर्ली पेमेंट में भरने वालों ने ज़्यादा पैसे भरे थे, क्योंकि अर्ली में वैसे ही 4-5 पाउंड का फ़र्क होता है। मैं भी हाँ, इस वजह से छोड़ दिया हो कि अभी क्या करें। ओके, फिर ये बात समझ में आ गई एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग की। लास्ट बात, गोइंग कंसर्न अजम्पशन। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या कहता है, दैट अ बिजनेस विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशंस फॉर द फोर्सेबल फ्यूचर। It is expected that the business will continue its operations for the foreseeable future. अगर बाद में कोई ऐसा हादसा हो जाता है, बाद में कोई ऐसा इवेंट हो जाता है जिससे ये तस्दीक हो जाती है कि बिजनेस कैन नॉट कंटिन्यू। मिसाल, अगर हम पाकिस्तान में एक चिंची चलती है ना, रिक्शा, बेसिकली बाइक है 1 to 5 और उसके पीछे 6-7 बंदों को लोड दे देते हैं, देयर इज एन इलीगल राइड। हाँ, जिस तरह लोडर बनता है, लोडर में इतना सामान रखते हैं और वहाँ जो चिंची टाइप है उसमें बंदे बैठते हैं। अगर हमारा प्लांट है कि हम लोडर बनाते हैं या चिंची रिक्शा बनाते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बना ही रहे थे, बाद में ऐसा हादसा हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने या कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि दिस राइड इज बैंड, कोई चला ही नहीं सकता, और स्ट्रिक्ट डिसीजन आ जाता है, बैन हो गया। दैट मीन्स कि वी कैन नॉट नो लॉन्गर कंटिन्यू द बिजनेस, हमें बिजनेस को रैप अप करना पड़ेगा। इससे क्या हो गया, हमारी कंपनी की गोइंग कंसर्न जो अजम्पशन है वो चैलेंज हो गई। हुआ बाद में है, लेकिन अब थोड़ा ज्यादा हो जाएगी। अगर मैं 30 जून पे दिखाऊं कि भाई एवरीथिंग इज गुड, ये नॉन करंट एसेट है, ये करंट एसेट्स है, ये नॉन करंट लायबिलिटीज है, करंट लायबिलिटीज है, बिजनेस का इतना प्रॉफिट, तो नए शेयर होल्डर्स भी मे भी कूद पड़े। जबकि ठीक 15-20 दिन बाद, महीने डेढ़ बाद फैसला आ चुका है कि बिजनेस कैन नो लॉन्गर कंटिन्यू। तो
तो आपने इसको हमेशा क्या करना है, और आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या करना है, ब्रेकअप बेसिस पे बनाना है। ब्रेकअप बेसिस का मकसद क्या है, अब कुछ भी नॉन करंट नहीं होगा। नॉन करंट एसेट्स का मकसद क्या होता है कि आप मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड इससे इकोनॉमिक बेनिफिट लेते रहोगे। कहां से लोगे, बंद करो भाई। अब वो नॉन करंट एसेट्स करंट हो जाएंगे, वो नॉन करंट लायबिलिटीज करंट हो जाएंगे। आपने फिर उसको फौरन नहीं रिकॉर्ड करना। इफ देयर इज चांस ऑफ स्टे ऑर्डर, एक ऐसी कोर्ट ने दिया है जिसको चैलेंज किया जाएगा, बिकॉज लीगल सिस्टम है ना। अगर मैंने कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मजीद कहीं चैलेंज नहीं हो सकता। लेकिन अगर किसी सेशन कोर्ट ने दिया है तो चैलेंज हो सकते हैं। जहां बात चैलेंज होने की है, आप डिस्कस कर सकते हो, तो आप उसको ब्रेकअप ना करना, डिस्क्लोज कर देना कि ऐसा हादसा हुआ है। लेकिन अगर ब्रेकअप हो गया तो फिर आपने इसको अगले साल एडजस्ट नहीं करना, बल्कि इसी साल ब्रेकअप बेसिस पे बना देना। ठीक है। अच्छा, लास्ट पार्ट, डिविडेंड्स की ना 3 स्टेजेस होती हैं। एक होता है प्रपोज्ड, एक होता है डिक्लेयर, और तीसरा होता है पे। प्रपोज्ड का मकसद कि अभी एजीएम के अंदर, एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर, या विद द डिस्कशन विद द शेयर होल्डर्स, अभी डिस्कशन होगी इस पे। अगर हमने प्रपोज किए हुए हैं डिविडेंड्स और बाद में वो डिक्लेयर हो जाते हैं तो ये नॉन एग्जिस्टिंग है। प्रपोज्ड डिविडेंड नॉन एग्जिस्टिंग है। अगर हम प्रपोज कर रहे थे ईयर एंड से पहले कि हम इतना डिविडेंड देंगे, ऑथराइज होने से पहले पहले वो डिविडेंड फाइनल हो जाता है, डिक्लेयर हो जाता है। अब ये अगले साल दिखाना। हाँ, प्रपोज डिक्लेयर ऑथराइज से पहले हुआ है ना, अगले साल होगा। अगर डिक्लेयर रिपोर्टिंग डेट से पहले होगा, ये एक एक्सेप्शन बोल रहा हूं। प्रपोज डिविडेंड हर साल होता है। इट इज नॉट समथिंग यूनिक कि देखा मुझे पहले से पता था। और मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होगा कि प्रपोज होने के बावजूद भी जीरो हो जाता होगा। कंपनी ने सोचा था कि चले इतना अनाउंस कर देंगे, लेकिन शेयर होल्डर्स को कोई जरूरत नहीं डिविडेंड देने की, अभी आप इन्वेस्ट करो। तो प्रपोज की हैसियत नहीं है। सही है, प्रपोजल की हैसियत नहीं है। पता नहीं कितने प्रपोजल रिजेक्ट होते होंगे। अगले साल तो खराब होगा ना। लेकिन डिविडेंड्स देने से आपके स्टेटमेंट्स में क्या बेहतरी आएगी? लेकिन डिविडेंड ही जा रहा है ना, शेयर होल्डर्स को ही जा रहा है ना। शेयर होल्डर का डिविडेंड जाना तो अच्छी बात है, दिखाओ ना, आप ही के पैसे आपको दे रहा हूं, मसला नहीं है। शेयर होल्डर्स को ही जा रहा है ना, तो खुशी की बात है। डिक्लेयर हो गया है, वो अगले साल एडजस्ट होगा। इवेंट हो गया, लेकिन प्रोपोज्ड डिविडेंड proposal is not considered as an indication. प्रपोजल की हैसियत नहीं है। मेंशन किया आई स्टैंड ने, प्रपोज्ड की हैसियत नहीं है। उसको आप लायबिलिटी नहीं शो करेंगे। प्रपोज्ड को डिक्लेयर हुआ है बाद में, तो अब अगले साल ही, क्योंकि आप प्रपोजल को ना बड़ी अहमियत दे रहे हो। आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि देखें बात चल रही थी कि हम 2 रुपए का डिविडेंड देंगे, और बाद में देखो कंफर्म भी हो गया कि 2 रुपए का डिविडेंड, उसमें जो 2 रुपए वाले डिविडेंड की प्रपोजल ना, आप उसको अहमियत दे रहे हो। आईएसटी नहीं देता। अगर आप डिक्लेयर कर देते हो ईयर एंड से पहले, तो आप लायबिलिटी रिकॉर्ड करो। ईयर एंड से पहले बोल रहा हूं, रिपोर्टिंग डेट से पहले बोल रहा हूं, तो कर देंगे। डिक्लेयर की हैसियत है, वो तो बाकायदा अनाउंसमेंट है, लेकिन प्रपोजल की कोई हैसियत नहीं है।
डिक्लेयर डिविडेंड अगर आपने दिया नहीं है तो डेबिट कर देंगे रिटेन अर्निंग्स को, क्रेडिट कर देंगे लायबिलिटी को, डिविडेंड्स पेएबल को। हाँ ना, रिटेनिंग से माइनस करोगे ना, ऑफ कोर्स। डिविडेंड जब आप देते हो तो रिटेनिंग से माइनस करते हो, तो रिटेनिंग्स को डेबिट करेंगे, डिविडेंड्स पेएबल को क्रेडिट कर देंगे, बशर्त कि वो डिक्लेयर्ड हो, ना कि प्रपोज्ड। हाँ, तो अगर आपने पहले प्रपोज किया था कि इतना डिविडेंड देंगे, ईयर एंड तक कुछ बात ना हो सकी, ईयर एंड के बाद तय हुआ कि हाँ इतना दे रहे हैं, इससे पहले ना तो है ही नॉन एग्जिस्टिंग, फिर तो इंडिकेशन का नामो निशानी नहीं था। मैं तो प्रपोजल को ही मना कर रहा हूं कि कुछ इंडिकेशन थी कि क्या पता हां बोल दे, है ना, यहां हां बोलने की गुंजाइश थी, बावजूद मैंने इसको प्रपोजल को डिनाई किया कि भाई ये कोई नहीं है, तो पता नहीं कितने लोग करते हैं। चैलेंज हो गया, हाँ एडजस्ट करेंगे। किसको? प्रपोज डिविडेंड को नहीं करेंगे। ये देखना सिवियर है, कंपनी का दिवालिया हो जाना इज समथिंग वेरी सिवियर, तो ये एडजस्टिंग है, जबकि प्रपोज डिविडेंड्स नॉन एडजस्टिंग है। नो नो नो, कट ऑफ इज कट ऑफ, हाँ, कट ऑफ इज कट ऑफ, आप उसको आगे नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज IAS 37, जिसका नाम है प्रोविजंस, कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड कंटिंजेंट एसेट्स। प्रोविजंस को समझना बहुत जरूरी है कि यूजिंग प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, अगर कंपनी को कोई खतरा है, लॉस है फोरसीन, तो एज पर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हम उसको पहले ही रिकॉर्ड कर लेते हैं। व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, हम सिंपली ये लिखते हैं दैट एसेट शुड नॉट बी ओवरस्टेटेड एंड लायबिलिटी शुड नॉट बी अंडरस्टेटेड। अब हमने ये चाहा था कि शेयर होल्डर्स को अगर कोई खतरा, कोई नुकसान हो सकता है तो वो हम बिफोर टाइम कम्युनिकेट कर दें, और अगर कोई अच्छी बातें हैं तो उसको वक्त से पहले नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर बाद में ना हुई तो नुकसान हो सकता है। नुकसान बता दूं और हो जाए ठीक है, नुकसान बता दूं और ना हो तो और अच्छी बात है, फायदा बता दूं और ना हो यह गलत बात है। आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इतनी ऐसे ऑप्टिमिस्टिक नहीं होनी चाहिए कि कोई देख के कहे यार वाह 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 सही है। शुड नॉट बी प्रेजेंटेड लाइक एन एडवर्टाइजमेंट, कि ऐसे दिखा दे कि देखने वाला बोले यार ये प्रोडक्ट तो चाहिए, यार ये गाड़ी तो चाहिए, यार इससे तो दांत साफ करने ही पड़ेंगे, ये वाली क्रीम तो लगानी पड़ेगी, ये वाला शैम्पू तो लगाना चाहिए। लेकिन सिर्फ मार्केटिंग है ना, वो दिखाते ऐसा है जैसे कि कोई बहुत ही आला चीज है, लेकिन जब यूज की जाती है तो कंज्यूमर कहता है बातें थी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट एडवर्टाइजमेंट कि हम अच्छी चीजें बता दें, पोटेंशियल शेयर होल्डर आके पैसे लगा दे, बाद में कहाँ है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। हम ये चाहते हैं कि अगर आपके ऊपर कोई खतरा मंडरा रहा है आप उसको पहले से दिखा दें। तो नाम हमने दिया प्रोविजन का। अब प्रोविजन का मकसद क्या है? डेफिनेशन कह रही है कि प्रोविजन इज व्हाट? नो, प्रोविजन इज अ लायबिलिटी, पहला पॉइंट। लिहाजा तमाम अनसर्टेनिटीज को प्रोविजन नहीं कहा जा सकता। याद दिलाता चलूं कि आप बचपन में जब फ्रैंकफर्ट जैसी किताबें पढ़ते हैं या कहीं गूगल करते हैं तो पता चलता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर रिसीवेबल्स। वहां पे अनसर्टेनिटी है, लेकिन रिसीवेबल मुझे पैसे नहीं देगा, ये मेरी लायबिलिटी तो नहीं है ना। लिहाजा बाद में जब हमने करेक्ट किया तो इस बात को ठीक किया कि प्रोविजन फॉर रिसीवेबल्स या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नहीं कह सकते। हमने उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया? अलाउंस।
इसी तरीके से कुछ किताबों में आप देखेंगे तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का नाम आपको मिलेगा, लेकिन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मींस व्हाट? कोई लायबिलिटी है क्या? कोई लायबिलिटी थोड़ी ना है। प्रोविजन आप सिर्फ उसके साथ यूज कर सकते हो जब आपके ऊपर कोई लायबिलिटी हो। सादा लायबिलिटी और प्रोविजन वाली लायबिलिटी में क्या फर्क है कि जहां लायबिलिटी का या तो अमाउंट या फिर टाइम, दोनों में से कोई एक चीज भले अगर सर्टेन नहीं है, कंफर्म नहीं है, श्योर नहीं है, तो हम उसको नाम देंगे प्रोविजन। कह सकते हैं कि जब एक चीज कंफर्म ही नहीं है तो जल्दबाजी किस चीज की? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बोलेगा बोला बेटा है जल्दबाजी, क्योंकि बुरी बात है, नुकसान है, तो मैं इसके होने का इंतजार नहीं करूंगा, मैं इसको वक्त से पहले दिखा दूंगा। हुआ क्या था कि कुछ मैनेजमेंट ने इस प्रोविजन को बड़ा मिसयूज किया। एक वर्ड हमने सीखा था, प्रॉफिट स्मूथिंग। जिस तरह एक लफ्ज हम यूज करते हैं क्रिएटिव अकाउंटिंग, या एक लफ्ज हम यूज करते हैं विंडो ड्रेसिंग, हम उनको दिखाते बहुत अच्छा है। एज आई सेड एडवर्टाइजमेंट, जब आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिख रही बहुत अच्छी होती हैं, जबकि इतनी अच्छी होती नहीं है। प्रॉफिट स्मूथिंग उसकी एक टेक्निक है। क्या होता था कि लेट्स से कोई ऐसा साल आ गया जिसमें कंपनी ने हैंडसम प्रॉफिट्स किए। कंपनी ने क्या किया? प्रोविजंस बना दिए। किस चीज का प्रोविजन? से प्रोविजन फॉर फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस। हमने कहा मतलब? बोला यार देखो कारोबार है, कभी बंदा कमाएगा कभी गंवाएगा, तो क्या पता हमें आइंदा आने वाले सालों में नुकसान हो जाए, हम पहले से ही प्रोविजन बुक कर देते हैं। अच्छा फिर क्या होगा? जिन सालों में कंपनी का प्रॉफिट कम होता था, जिन सालों में कंपनी लॉस में जाती थी, वो प्रोविजन को रिवर्स कर देते थे। मिसाल जब हम प्रोविजन बनाते हैं तो डेबिट करेंगे प्रॉफिट लॉस, क्रेडिट करेंगे प्रोविजन लायबिलिटी। उस साल में हमारा प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाएगा, बट सिंस इट्स ऑलरेडी हैंडसम तो हमने प्रॉफिट को थोड़ा कम कर दिया, खैर हो गई। और जिन सालों में प्रॉफिट कम होगा, हमने क्या कर दिया? प्रोविजन को डेबिट करके प्रॉफिट लॉस को क्रेडिट कर दिया, प्रॉफिट बराबर आ गया, स्मूथ हो गया। अच्छे सालों का प्रॉफिट और बुरे सालों का प्रॉफिट। शेयर होल्डर कहेगा यार क्या यार कंपनी ने तो ऐसी मुसीबत में संभाल लिया, हालात ऐसे चल रहे थे, सब पूरी इंडस्ट्री लॉस में थी, लेकिन ये कंपनी कहां से संभलेगी? ये तो पिछले सालों के प्रॉफिट जो अब दिखाए जा रहे हैं। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिनको अवॉइड नहीं किया जा सकता। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो आप इंटेंशनली करते हो। मिसाल के तौर पे स्टाफ को सैलरी, वो सर्विस देता है, आप उसको सैलरी देते हो। एसेट की मेंटेनेंस, एसेट को मेंटेन करते हो, आप उसका खर्चा करते हो। बिजली का बिल, मकान का रेंट। अगर मैं फ्यूचर में होने वाले तमाम एक्सपेंसेस का प्रोविजन बना के रख लूं, तो ये फड्डा होगा बिटवीन प्रूडेंस कॉन्सेप्ट एंड अक्रूवल्स कॉन्सेप्ट। मैचिंग प्रिंसिपल, मैचिंग कहेगा खर्चा आइंदा आने वाले 3 साल का तुम पहले साल में दिखा रहे हो, ये तो उन ईयर्स में दिखना चाहिए जिन ईयर्स में इसका बेनिफिट आएगा। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो गले पड़ जाते हैं, जिससे फायदा कोई नहीं होता लेकिन करने पड़ जाते हैं। मिसाल के तौर पे पेनल्टीज। हमने कोई टॉक्सिक केमिकल्स अपनी फैक्ट्री से डिस्चार्ज किए, हमारे ऊपर रेगुलेटर ने फाइन लगा दिया। कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन ज्यादा हो गई, रेगुलेटर ने फाइन लगा दिया। हमने किसी स्टाफ के साथ या कोई एडवर्टाइजमेंट के अंदर किसी कस्टमर के साथ, किसी सप्लायर के साथ कुछ इलीगल किया, कोर्ट ने ठोक दिए फाइन। अब ये जुर्माना भरने का मुझे क्या फायदा है? कुछ भी नहीं, लेकिन ये गले पड़ गया। हाँ, ये गले आ गया है।
तो पेमरा ने अगर हमारे चैनल के ऊपर पेनल्टी मार दी, ओगरा ने हमारे रिफाइनरी के ऊपर पेनल्टी ठोक दी, फायदा कोई नहीं वो पेनल्टी भरने का, सामने से मिलेगा कुछ नहीं, लेकिन गले आ गई। जो खर्चे गले आ गए उसका प्रोविजन बन सकता है। जो खर्चे आप नियत से कर रहे हैं उनका प्रोविजन नहीं बन सकता, क्योंकि आप चाहें तो उन खर्चों को से बच सकते हैं। ओके, लेकिन हम क्योंकि कहते हैं कि आइंदा आने वाले सालों के खर्चे हैं ना, और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट तो कहता है कि बढ़ाओ लायबिलिटीज को, और लायबिलिटी बढ़ा रहे हो ना, आपका क्या जा रहा है, क्या कर रहे हो कि आप फ्यूचर मेंटेनेंस कॉस्ट का अगर प्रोविजन बना के बैठ गए तो लेट्स से 2023, 24, 25 की मेंटेनेंस कॉस्ट 2022 को चार्ज कर दिया आपने। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहेगा कम ऑन, क्या कर रहे हो? हम बोले क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लायबिलिटी को ओवरस्टेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अगर 2022 के गले में कोई खास खर्चा आ गया, भाई सरकार बड़ी सीरियस चल रही थी कि कोविड पॉलिसीज को ब्रीच ना किया जाए, सरकार बड़ी सीरियस चल रही है कि इलेक्ट्रिसिटी पावर सेविंग करनी है। कल कराची में था, मैं कहा चलो घूमने निकलते, पता चला सब कुछ बंद है, मॉल्स भी बंद है, साइंस सेंटर भी बंद है। मैं कहा खैरियत, जुम्मा है, हमारे बंद होते हैं, आपके तो खुले होते हैं। तो बोला नहीं पावर सेविंग, गवर्नमेंट ने कहा संडे तो वैसे भी बंद होता है यार, उसको छोड़ो, कोई दूसरा दिन चूज करो जिस दिन सारे बिजनेसेस हम बंद करेंगे, क्योंकि हमें पावर सेव करना है। मॉल्स बंद थे, प्राइसेस इंक्रीज किए, लेकिन हम एक सॉर्ट ऑफ रिक्वेस्ट पहले कर रहे थे, जिस तरह दुकानों को टाइम पे बंद कर देना 9 बजे 10 बजे, कि गवर्नमेंट कह रही है कि भाई हम साल के 365 दिन धूप देखते हैं, ये हमारा लक है, तो वी शुड सेव इलेक्ट्रिसिटी। हम दिन के टाइम पे काम करें ना, रात के टाइम पे हम क्यों बिजली कंज्यूम करते हैं? बहरहाल कंसिडरिंग दोज फैक्टर्स, अगर हमने ब्रीच कर दिया, खोल के बैठ गए जुम्मे पे, जिस तरह आपने कितनी बार तो देखा कबाबजीज पे जुर्माना ठोका है इन्होंने, तो उन्होंने कहा है कि भाई आपने 10 बजे पता नहीं 11 बजे बंद करना है और वो चला रहे। ये जो जुर्माना लगा, इससे मुझे फायदा कोई नहीं है, ये आफत गले पड़ी है। तो जो आफत गले पड़ी है उसका प्रोविजन बन सकता है, लेकिन जो खर्चा आप तबीयतन कर रहे हो, नियतन कर रहे हो, खुद से कर रहे हो, इंटेंशनली कर रहे हो, उसका प्रोविजन नहीं बन सकता। क्लियर? तो कंपनीज ने क्या कर दिया, डायरेक्टर्स ने क्या कर दिया, प्रोविजन फॉर फ्यूचर मेंटेनेंस कॉस्ट। भाई क्या बोला, एसेट खरीदा है, मेंटेन तो करना पड़ेगा ना। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट की धज्जियां उड़ा रहे हो आप चाहो तो बच सकते हो ना उस खर्चे से। अगर आपने एसेट ही बेच दिया, नहीं, मेंटेनेंस रिपेयरिंग को से बचा जा सकता है, मेंटेनेंस से बचा नहीं जा सकता, लेकिन वो तो वक्त का खर्चा है ना। अगर आपने एसेट पहले साल चला के, 2 साल चला के, 3 साल चला के बेच दिया, तो उसकी सारी हयाती की मेंटेनेंस आपके गले तो नहीं होगी। वो आप कंज्यूम कर रहे हो बेनिफिट, खर्चा कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो बेनिफिट, खर्चा कर रहे हो। तो एसी अगर हम हर 6-6 महीने के बाद, साल के बाद सर्विस करवाते हैं, चला रहे हो जब भी तो करवा रहे हो ना, बंद एसी की कौन सर्विस करवाएगा? गाड़ी चला रहे हो जब भी तो ऑयल चेंज करवा रहे हो ना। यू आर टेकिंग बेनिफिट्स, यू आर इंकरिंग कॉस्ट। एम्प्लॉय से सर्विस ले रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, पोजीशन ली है, रेंट दे रहे हैं, कर्जा लिया है, इंटरेस्ट दे रहे हैं, उनका कभी भी प्रोविजन नहीं बन सकता। अजान का ऐसा अलार्म कौन रखता है? तो कोई अजान लगाओ, ये क्या? चलिए म्यूजिक तो कोई ऐसा लगा ढंग का। अच्छा, अब हम जब भी प्रोविजन रिकॉर्ड करना चाहेंगे तो उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। ऐसे नहीं कि अगर शौक है मरने का तो जा मर, रिकॉर्ड कर प्रोविजन। हमें IASB ऐसा नहीं कहेगा कि मरने का शौक है तो जा, वो बोलेगा क्यों, किस चीज का प्रोविजन। अब हमारे ऊपर कुछ कंडीशंस हैं। पहला हो गया, प्रोविजन एक लायबिलिटी होनी चाहिए जो कि किसी अनसर्टेन टाइमिंग या अनसर्टेन
अमाउंट, जिसका या तो वक्त पता नहीं है या जिसका अमाउंट पता नहीं है, लेकिन वो ऑब्लिगेशन आपके ऊपर प्रेजेंट होनी चाहिए। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मकसद है कि आपके पास उससे बचने का कोई रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव नहीं है। रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव, मिसाल मेरे ऊपर जुर्माना लग गया, कैसे बच सकते हैं? अब तो पैसे देके बच नहीं सकते, मतलब हां, आइंदा आने वाले जुर्मानों से बचने के लिए अपनी हरकतें ठीक करने वो अलग बात है, लेकिन ये जो जुर्माना हो गया सो हो गया। अब आपके पास इससे बचने का कोई रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव नहीं है। आपने लीज को अर्ली टर्मिनेट कर दिया, पेनल्टी लगेगी। एम्प्लॉय को अनफेयर डिसमिस कर दिया, उसका बॉन्ड था, आपने बिला वजह उसको निकाल दिया, पेनल्टी लगेगी। कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया, पेनल्टी लगेगी। ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट में हाथ डाल दिया, लॉस मेकिंग। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको कंप्लीट करने का खर्चा उसके बेनिफिट से ज्यादा हो, वैसे ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा नहीं। लेकिन जब हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तब हालात कुछ मुख्तलिफ थे, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो रहा है तो हालात कुछ मुख्तलिफ हैं। तो मैंने एक ठेका उठा लिया था 2.5 करोड़ रुपए में, पता चल रहा है कि उसको मुकम्मल करने का खर्चा ही 4 करोड़ है, और ये कॉन्ट्रैक्ट आप कर चुके हो। इससे बचने का आपके पास कोई हाल नहीं है, रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव नहीं है। क्वालिटी कम कर दें, थर्ड क्लास काम करके दे दें, मुल्क छोड़ के भाग जाएं, ये रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव्स नहीं है। जब तक आपके पास उससे बचने का रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव मौजूद है, आप लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं करोगे। जब तक आप उस लायबिलिटी को अवॉइड कर सकते हो, आप प्रोविजन नहीं बनाओगे। मिसाल दी मेंटेनेंस की, कि एसेट को मेंटेन करना है, इसका खर्चा मेरे ऊपर आ गया, लेकिन आप अगर एसेट को बेच दो, ना इस्तेमाल करो, आप बच सकते हो ना। फ्यूचर कॉस्ट है पहला, कि आपके ऊपर ऑब्लिगेशन प्रेजेंट होनी चाहिए। हाँ हाँ, राइट, अनअवॉइडेबल हो। अब आप उसको कुछ रियलिस्टिक आपके पास बचने का, हाँ फेयर, भले इंटेंशनल भी हो, शुरू में नहीं था, लेकिन अगर इंटेंशनल भी हो, मिसाल के तौर पे कि हम ने प्लांट बनाया, 6 साल चलाने के बाद उसको डिसमेंटल करेंगे, गवर्नमेंट नहीं कह रही डिसमेंटल करने का, लेकिन आपकी कंपनी की एथिक्स है, अनइंटेंशनल नहीं, आप इंटेंशनली गले ले रहे हैं इस लायबिलिटी को, सही है। लेकिन जब आपने एक वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर दी, तो अब आप उससे बच नहीं सकते। पहला बनेगा ना, अगर आपने खुद से अपने गले में ली है तो भी प्रोविजन बनेगा। आगे समझाता हूं मैं जब लीगल और कंस्ट्रक्टिव पे आऊंगा। पहली बात कि दैट ऑब्लिगेशन शुड बी अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, कोई फ्यूचर ऑब्लिगेशन नहीं होनी चाहिए, कोई पास्ट ऑब्लिगेशन नहीं होनी चाहिए, दिस शुड बी अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आपके ऊपर मौजूद है। अराइजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, ये तो लायबिलिटी की डेफिनेशन आपने पढ़ी है। पास्ट इवेंट में देयर कुड बी 2 ऑब्लिगेटरी इवेंट्स, वन कैन बी लीगल एंड द अदर कैन बी कंस्ट्रक्टिव। अब यहां पे IAS 37 आपके हाथ में बात रख रहा है, कानूनी तौर पे फंसे हो ऐसा जरूरी नहीं है। पहला लीगल ऑब्लिगेशन है। लीगल मतलब या तो बाय लॉ और बाय स्टैट्यूट, आपके ऊपर है। कॉन्ट्रैक्ट किया है आपने, स्टैम्प पेपर पे साइन की है एक चीज, या फिर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, जिस तरह टैक्स है। प्रॉफिट कमाओगे तो बेटा टैक्स तो देना पड़ेगा, ये ऑब्लिगेशन है और ये लीगल ऑब्लिगेशन है। ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट एक लीगल ऑब्लिगेशन है कि मैंने तो मुकम्मल करके देना है। टर्मिनेशन पेनल्टीज, कि अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया कि मैंने अगर आपको
नॉन कैंसिलेबल पीरियड में लीज खत्म कर दी, टर्मिनेट कर दी, जुर्माना भर के दूंगा इतना। लीगल, बाय लॉ और बाय स्टैट्यूट, आपके ऊपर आ गई। दूसरी आती है कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन का मकसद क्या है? या तो आपकी कंपनी की पॉलिसीज हैं या फिर पास्ट प्रैक्टिसेस है। इसके कहने का यह मकसद है कि यू हैव डेवलप्ड अ वैलिड एक्सपेक्टेशन। मिसाल, आपकी कंपनी में जितने भी काम करने वाले मुलाजमीन हैं उनको 2 बड़ी ईदों पे 1-1 महीने का बोनस मिलता है, यानी काम करते हैं 12 महीने, सैलरी मिलती है 14 महीने की। तो जब कोई एम्प्लॉई आपकी कंपनी ज्वाइन करे, भले एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में आपने नहीं लिखा, लेकिन जब सबको देते हो तो हर ज्वाइन करने वाला एम्प्लॉई ये सोच के अगर ज्वाइन करे तो गलत करेगा क्या? एक एक्सपेक्टेशन है जो आपने खुद डेवलप की है। मिसाल, लिख तो दिया हो कि खरीदा हुआ माल वापस या तब्दील नहीं हो सकता, लेकिन कर देते हैं। तो खरीदने वाला कहेगा ये नो मास्क नो एंट्री की तरह लगा दिया है बस। देखने वाला कभी देख के पीछे तो नहीं हो जाएगा यार मास्क ही नहीं कैसे जाऊं? तमाम दरवाजों पे लिखा होता है, ब्रांड्स में आप जहां कहीं भी जाओ, बैंक्स में भी जाओ, नो मास्क नो सर्विस, लेकिन सबसे पहले लाइन में वही खड़ा होगा। कौन पहनता है भाई मास्क? जो लिखा हुआ है उस पर भरोसा नहीं करें। बात किस पे होगी? प्रैक्टिस पे। व्हाट इज प्रैक्टिस? तो अगर लिखा हुआ है कि नॉन रिफंडेबल है, लेकिन कस्टमर अगर 3 दिन के बाद कहता है मजा नहीं आ रहा, बोला चल कहीं नहीं, ले पैसे ले जा, एक्सचेंज करवाता है, हम कर देते हैं। तो यू हैव डेवलप्ड एन एक्सपेक्टेशन बाय योर प्रैक्टिसेस और पॉलिसीज। लॉ नहीं बांधेगा आपको, लेकिन आपने खुद से अज्यूम किया है। ये बात समझ में आई कि इंटेंशन नहीं है आपका। इंटेंशन यानी आप खुद करना चाह रहे हो ना, इसमें आपका इंटेंशन है कि भाई मैं खुद करना चाह रहा हूं। तो अगर मैंने प्लांट को डिसमेंटल करना है, अगर मैंने सीबेड को रिस्टोर करना है, अगर मैंने लैंडलॉर्ड को वापस उसी कंडीशन में घर देना है जिस कंडीशन में उसने मुझे दिया था, हालांकि कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हुआ, लेकिन दिस इज माई कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, क्योंकि मैं जहां भी हमारी कंपनी जाती है ये करके देती है। राइट। तो IAS 37 अलाउ कर रहा है कि आप इसका भी प्रोविजन बनाएंगे। हाँ, ये इंटेंशनल है। अब ये लॉ नहीं बांध रहा आपको। अगर कोई चीज बाय लॉ फंसने वाली होती है ना, तो अनइंटेंशनली भी देनी पड़ती है, लेकिन एक चीज आप खुद से कर रहे हो। मिसाल के तौर पे आपने प्रोडक्ट के साथ लिखा है 12 मंथ फ्री रिपेयर वारंटी, कि आपका प्रोडक्ट अगर 12 महीने में खराब हो गया तो हम ठीक करके देंगे। एक कस्टमर 13th में आया, 14th में आया, 15th मंथ में भी आया, तो आपने देखा यार वारंटी तो एक्सपायर है लेकिन खैर है, ठीक कर दो भाई इसको। और कुछ 16th मंथ में आया तो उसको बोला बेटा ज्यादा होगी, 3 महीने एक्स्ट्रा। अब जब कोई कस्टमर खरीद रहा है तो ये कह रहा है कि लिखा है 12 महीने लेकिन ये 15 महीने तक होती है। जिस तरह ACCA की एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस, एग्जाम फी को 1 दिन डिले कर सकते हो। अगर आप 1 दिन लेट हो गए, आपने देखा लेट फीस लग रही है, आप बोलो यार क्या करा ACCA, क्या करा ACCA, क्या उसने तो बताया कि भाई 1 अगस्त या 2 अगस्त डेडलाइन है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू एनुअल सब्सक्रिप्शन उसकी खैर है, वो एग्जाम के साथ दे देंगे। जून तक अगर कोई एग्जाम नहीं दे रहे तो जून तक खींच सकते हो। ड्यू दिसंबर में होती है, ड्यू दिसंबर में होती है। कुछ होते हैं ऐसे जो दिसंबर में आ जाते हैं, सर वो सब्सक्रिप्शन तो पे कर दे। आपको भी डर होगा ना, CV देने जा रही हो, मेरा रिजल्ट ना रुक जाए। फेयर, लेकिन डिले करते हैं बाज़ स्टूडेंट्स, जून तक भी चले जाते हैं ना, तो ऐसा सच मसला नहीं होता है।
करना नहीं चाहिए, आई डोंट सपोर्ट दैट, लेकिन बट पॉइंट इज कि वहां एक एक्सपेक्टेशन एसीसी ने डेवलप कर दिया। अगर जनवरी 31 पे पे ना करने पे अकाउंट सस्पेंड हो जाता हम एसीसी के खिलाफ आ जाएंगे, क्या कर रहे हो भाई? वो बोलेगा क्या मैंने लिखा तो है, और लिखा तो है लेकिन होता कब है? हाँ, तो हमारे साथ ही कर रहे हैं। दिस इज व्हाट अ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। हम दोनों सूरतों में ऑब्लिगेशन प्रोविजन रिकॉर्ड करेंगे, चाहे लीगल ऑब्लिगेशन हो चाहे। तीसरा, लायबिलिटी की डेफिनेशन में आउटफ्लो ऑफ बेनिफिट शुड बी एक्सपेक्टेड, सिर्फ एक्सपेक्टेड। अब एक्सपेक्टेड मतलब रिमोट है, पॉसिबल है, प्रोबेबल है, वर्चुअली सर्टेन है, ऐसा लायबिलिटी की डेफिनेशन में कहीं लिखा हुआ। फिर आता है रिकग्निशन क्राइटेरिया। कि हम प्रोविजन रिकॉर्ड कब करेंगे? पहला कि देयर शुड बी अ पास्ट इवेंट, चाहे लीगल है चाहे कंस्ट्रक्टिव है, देयर शुड बी अ पास्ट इवेंट जिसकी वजह से अ वैलिड एक्सपेक्टेशन हैज बीन डेवलप्ड। मिसाल, एक वर्ड हम यूज करते हैं रीस्ट्रक्चरिंग। रीस्ट्रक्चरिंग, रीस्ट्रक्चरिंग मतलब एक ड्रामेटिक लेवल का जब भी बिजनेस में कोई चेंज आता है, डाउन साइजिंग हो, डीलेयरिंग हो, कंप्यूटराइज्ड ऑटोमेशन पे हम आ जाएं, एक रीस्ट्रक्चरिंग कही जाती है। लोन्स को पे ऑफ करना हो, लोन्स को रीनेगोशिएट करना हो, एक रीस्ट्रक्चरिंग होती है। कोई लाइन ऑफ बिजनेस शट डाउन किया जाए, रीस्ट्रक्चरिंग। नाउ लेट्स से वी हैव प्लान टू शट अ लाइन ऑफ बिजनेस डाउन। हम अपने किसी पर्टिकुलर रीजन से ऑपरेशंस वाइंड अप कर रहे हैं। अब उसकी वजह से क्या करना पड़ेगा कि जो हमारे वेंडर्स हैं उनसे हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल होंगे, एम्प्लॉयज को टर्मिनेट करना पड़ेगा, मकान खाली करेंगे, एसेट्स को उठा के बेचेंगे, एक बड़ा खर्चा होने वाला है। क्या उसका प्रोविजन हम पहले से बना सकते हैं या नहीं बना सकते? अगर आपने वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर दी है, क्योंकि दिस इज एन स्ट्रेटेजिक डिसीजन। अगर ये प्लान अप्रूव हो चुका है बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सिर्फ डिस्कस हो रहा है इज नॉट इंपॉर्टेंट, दिस वुडंट सफाइस। अगर प्लान अप्रूव हो चुका है, क्योंकि अक्सर बोर्ड ऑफ अप्रूवल की ना 2/3 की मेजॉरिटी होना जरूरी होती है, से अगर 2/3 मेजॉरिटी के साथ एक प्लान अप्रूव हो चुका है कि भाई बंद कर रहे हैं, तो इसी तरीके से इसकी वजह से जो भी अफेक्टेड पार्टीज होंगी उनको हमने इन्फॉर्म कर दिया है। पब्लिक में अनाउंसमेंट कर दी है। जिस तरह हाल ही में आपने पाकिस्तान से कुछ बिजनेसेस को वाइंड अप होते देखा था। वावा कार्स के नाम से एक वेंचर था, एयरलिफ्ट के नाम से एक वेंचर था, तो ये वेंचर्स कुछ यहां से वाइंड अप हुए हैं। अगर पब्लिक को अनाउंस कर दिया है भाई वी आर क्लोजिंग डाउन द ऑपरेशंस, अफेक्टेड पार्टीज, एम्प्लॉइज वगैरह जो भी हैं उनको भी आपने कुछ सेफ एग्जिट दिया होगा ना, नोटिस दिए होंगे। ऐसे तो नहीं ऑल ऑफ सडन आप गायब हो गए होंगे। जिन वेंडर से, जिन लोगों से आपने प्रॉपर्टीज किराए पे ली हुई होंगी उनको आपने इन्फॉर्म किया होगा कि भाई हम आपकी प्रॉपर्टीज खाली कर रहे हैं क्योंकि हम वाइंड अप कर रहे हैं। अगर ये सब स्टेप्स हो चुके हैं तो यू हैव डेवलप्ड अ वैलिड एक्सपेक्टेशन कि यू आर शटिंग डाउन। लेकिन अगर कुछ भी नहीं हुआ, अप्रूव नहीं हुआ, पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं हुई,
अफेक्टेड पार्टी से नेगोशिएशंस नहीं हुई तो आप उसका प्रोविजन नहीं बना सकते। पहला कि देयर शुड बी अ पास्ट इवेंट। क्या हुआ है कि आपके गले में ये प्रोविजन हुआ है, पेनल्टी लग गई है, वी हैव अफेक्टेड द एनवायरमेंट, वी हैव डैमेज्ड, वी हैव टर्मिनेटेड एन एम्प्लॉय, वी हैव टर्मिनेटेड अ लीज, कुछ ऐसा कर चुके हैं जिसकी वजह से हमें ये पेमेंट्स करनी है, पास्ट इवेंट। दूसरा क्या होना चाहिए, रिलायबल एस्टिमेट। अब यहां आपने कहा कि अनसर्टेन है जरूर, इसका अमाउंट अनसर्टेन है जरूर, लेकिन कुछ अंदाजा तो लगा सकते होंगे ना, कुछ एस्टिमेट। एस्टिमेट इज नॉट रिलायबल 100% कि यही होगा, सर्टेन नहीं है, लेकिन एक अंदाजा लगा सकते हैं। जिस तरह कभी आपके ऊपर अगर लॉ सूट होता है, केस फाइल होता है, तो आप उसके प्रेसिडेंट्स देख सकते हैं कि इससे पहले जब किसी के ऊपर केसेस हुए हैं तो कितना जुर्माना लगा है। वो प्रेसिडेंट को देखते हुए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे ऊपर भी इतना जुर्माना आयद हो सकता है। इसको हम कहते हैं रिलायबल एस्टिमेट। मुनासिब मिसाल, एक लफ्ज है प्रोविजन, एक है कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट लायबिलिटी किसको कहते हो, अब बचपन से याद करो। अगर किसी इवेंट के होने के चांसेस रिमोट है, डू नथिंग। अगर पॉसिबल है तो लायबिलिटी के केस में डिस्क्लोज करते हैं, और अगर प्रोबेबल या वर्चुअली सर्टेन होती है तो रिकॉग्नाइज। यानी वो फिर कंटिंजेंट लायबिलिटी नहीं रहती, वो प्रोविजन बन जाता है। यानी कंटिंजेंट लायबिलिटी ही बड़ी होकर प्रोविजन बनेगी। कंटिंजेंट लायबिलिटी उसको तब तक कहा जाएगा जब तक उसके पॉसिबल चांसेस हो। अगर प्रोबेबल हो गए तो उसको कंटिंजेंट लायबिलिटी नहीं कहा जाएगा, प्रोविजन कहा जाएगा। सो व्हाट इज कंटिंजेंट लायबिलिटी? कंटिंजेंट लायबिलिटी इज अ that will be confirmed by occurrence or non-occurrence of one or more future uncertain events not wholly within the control of the entity। हमारे कंट्रोल में नहीं है, कुछ इवेंट्स पे डिपेंड करती है ये चीज, किसी इवेंट के होने या ना होने पर मदार रखती है। नहीं, डू नथिंग है, कुछ भी नहीं कहेंगे उसको। राइट। कंटिंजेंट लायबिलिटी कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं होती, मां सिवाय IFRS 3 में। जब बिजनेस कॉम्बिनेशन होता है तो IFRS 3 बोलता है, IAS 37 नहीं बोल सकता। अपार्ट फ्रॉम दैट कंटिंजेंट लायबिलिटी कभी भी रिकॉर्ड नहीं हो सकती। बात समझ में आई? बिकॉज दैट्स जस्ट अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन, या वो ऑब्लिगेशन जो प्रोबेबल नहीं है, या प्रोबेबल है बट अमाउंट कैन नॉट बी मेजर्ड। समझ रहे बात? यानी अगर प्रोबेबल तो है कि हमें पैसे देने हैं, लेकिन कितने देने हैं इसका कोई अंदाज, अनसर्टेन नहीं है, सिर्फ कोई प्रेसिडेंट ही नहीं है, कितना जुर्माना लगेगा कुछ कह ही नहीं सकते, कुछ भी नहीं पता, तो उसको भी हम कंटिंजेंट लायबिलिटी करके डिस्क्लोज करते हैं। राइट। पहला कि वो प्रोबेबल नहीं होनी चाहिए, प्रोबेबल से कम होनी चाहिए। अमाउंट तो पता है कितना देना है, राइट, तो भी कंटिंजेंट लायबिलिटी है। बात समझ में आ गई? अगर प्रोबेबल तो है कि मैंने देने हैं पैसे, दोनों में से एक्चुअली ये दोनों एक ही हैं, पॉसिबल ऑब्लिगेशन या प्रोबेबल ना होना, रिकॉर्ड करेंगे, फिर वो कंटिंजेंट लायबिलिटी नहीं कहलाएगी। ये डेफिनेशन किसकी है? नहीं करेंगे। किसको? कंटिंजेंट लायबिलिटी को आप सिर्फ डिस्क्लोज करोगे। राइट, तो उस कंटिंजेंट लायबिलिटी का नाम तब्दील होके प्रोविजन बन जाएगा। राइट, लेकिन अगर लायबिलिटी है तो प्रोबेबल, लेकिन अमाउंट का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता, तो भी इसको क्या बोलेंगे? कंटिंजेंट लायबिलिटी। या पॉसिबल हो या नहीं, या पॉसिबल हो। पहला पॉसिबल है, अमाउंट तो पता है कितना देना पड़ेगा, लेकिन चांसेस ऑफ अकरेंस कम है, लेस देन 50% चांसेस है, तो हम उसको डिस्क्लोज करेंगे। अगर चांसेस ऑफ अकरेंस तो 50% ज्यादा है, से ज्यादा है,
तो प्रोविजन बनेगा। लेकिन अगर अमाउंट रिलायबली एस्टिमेटेबल है ही नहीं तो वापस कंटीजेंट लायबिलिटी बन जाएगी। तो दो सूरतों में, या तो प्रोबेबल से कम हो या अमाउंट रिलायबली एस्टिमेटेबल ना हो। अच्छा, ये बन गई। अच्छा, सेम गोज विद कंटीजेंट एसेट। जब हम किसी के अगेंस्ट क्लेम करें और वहां से पैसे मिलने हो, रिमोट चांसेस डू नथिंग, पॉसिबल चांसेस डू नथिंग एसेट के केस में। प्रोबेबल चांसेस है एसेट मिलने के, तो वहां जाके हम डिस्क्लोज करते हैं, और अगर एसेट वर्चुअली सर्टेन है तो हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, डिस्क्लोज। वहां पे रिमोट एंड पॉसिबल में डू नथिंग है एसेट के केस में, क्योंकि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है ना। ना ना ना, शो डिस्क्लोज करेंगे, रिकॉग्नाइज कर ही नहीं सकते आप, रिकॉर्ड कर ही नहीं सकते कंटीजेंट एसेट को, तो एसेट बन जाएगा वो कंटीजेंट नहीं कहलाएगा, रिसीवेबल बन जाएगा। अच्छा, अगर यू हैव डेवलप्ड अ वैलिड एक्सपेक्टेशन या इफ इट इज बाय लॉ, तो आप लायबिलिटी रिकॉर्ड तो करोगे। अगर उसके चांसेस ऑफ अकरेंस मोर देन पॉसिबल यानी प्रोबेबल है या वर्चुअली सर्टेन है, तो भी आप उसको प्रोविजन रिकॉर्ड करोगे। सवाल आता है कि कितने पे रिकॉर्ड करें। एक होता है कि कोई लायबिलिटी एक वन ऑफ पेमेंट हो सकती है। से देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन अस एंड द सप्लायर, एक दिन केस का फैसला होगा, मैं जुर्माना भरूंगा, खत्म। इसको हम क्या कहेंगे? वन ऑफ। एम्प्लॉय ने क्लेम डाला हुआ है, केस का फैसला आएगा, मैं जुर्माना अदा करूंगा, खत्म। रेगुलेटर ने मेरे ऊपर पेनल्टी ठोकी हुई है, मैं जुर्माना अदा करूंगा, खत्म। क्या है? वन ऑफ। तो आपने इसको मेजर कैसे करना है? जितनी भी रिलायबल सोर्सेज आप यूज कर सकते हैं, जो एज आई सेड के देयर कैन बी अ प्रेसिडेंट कि इस केस में जुर्माना कितना हो सकता है। तो जो मोस्ट रिलायबल इंफॉर्मेशन आपके पास हो, जो मोस्ट रिलायबल एविडेंसेस आपके पास हो, आप उतना प्रोविजन बना लेंगे, बिकॉज इट इज वन ऑफ। दूसरा, दिस कैन बी अ लार्ज नंबर of small items. This can be a large number of small items, say refunds. मैंने अगर ये कहा हुआ है कि भाई अगर आप रिफंड करवाना चाहते हो तो 3 महीने के अंदर अंदर आप प्रोडक्ट वापस देकर रिफंड ले सकते हैं। हफ्ते के अंदर, 15 दिन के अंदर ये आ गया, इसको रिफंड दे दिया, क्या हुआ? बस खत्म। दूसरा आ गया, उसको रिफंड देना, वो आ गया, उसको रिफंड देना पड़ गया। सो दिस इज व्हाट लार्ज नंबर ऑफ तुच्छ आइटम्स। सेम गोज विद द वारंटीज। अब मैंने अगर एक साल में 1.5 लाख यूनिट्स बेचे हुए हैं अंडर 6 months वारंटी, साल में 1.5 लाख है और इवनली अपोर्शन करें तो 6 महीने में कितने बिके होंगे? 75,000। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने दी कि एक साल में हमने 1.5 लाख यूनिट्स बेचे अंडर 6 month वारंटी। इनमें से कितने प्रोडक्ट्स पे वारंटी अभी भी वैलिड है? 1.5 लाख में से 31 दिसंबर में तक कितने यूनिट्स पे वारंटी अभी भी वैलिड है? आधे यूनिट्स के ऊपर। जो पहले 6 महीने में बेचे उनकी तो वारंटी खत्म हो गई।
अब ये लार्ज आइटम्स है। पास्ट हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि ऑन एवरेज कि जितने भी गुड्स अंडर वारंटी होते हैं उनमें से करीबन 15% गुड्स पे क्लेम आता है। अच्छा, अब आपके पास अंडर वारंटी हैं कितने गुड्स? 1.5 लाख का 6 महीने का निकाला तो 75,000 गुड्स आर अंडर वारंटी। इसमें से कितनों पे क्लेम आएगा? 11,250। $11,250 क्लेम्स आ सकते हैं अंदाजन। फिर हम क्या करते हैं, क्लेम जो हो सकता है वो या तो माइनर हो सकता है फॉल्ट, या मॉडरेट फॉल्ट हो सकता है, या फिर मेजर फॉल्ट हो सकता है। मिसाल के तौर पे एक कस्टमर ने कहा कि भाई देख इसका चार्जिंग पिन खराब होगी, चार्ज नहीं करा फोन, तो हमने खोल के उसी टाइम साफ करके दे दिया, भाई ठीक है। किसी ने कहा आवाज कम आ रही है, सही हो गया। कोई आता है कहता है यार बंद हो गया, खुल रहा ही नहीं है, तो पावर बटन उसने हथौड़े से दबा दिया था कोई, तो कहा क्या किया, पावर बटन अंदर बहरहाल हमने उसको खोलना है, हमने कहा 2 दिन छोड़ के जाओ, तो पावर बटन ठीक करके दिया और फैक्ट्री रीसेट फ्लैश मार के दे दिया उसको, सॉफ्टवेयर ठीक कर दिया। एक आता है मेजर, डेड है फोन, पॉसिबल है। अब हमने पास्ट रिकॉर्ड देखा कि 60% क्लेम्स जो होते हैं वो माइनर फॉल्ट होते हैं, 30% क्लेम्स मॉडरेट है और 10% क्लेम्स मेजर आते हैं। या अगर ये देख के चले जाओ तो सही है, बाकी थोड़ा सा है। अच्छा, अब हमने देखा कि 11,250 यूनिट्स पे क्लेम आ सकता है, इनमें से माइनर कितने हो सकते हैं? 60%। तो 11,250 का 60% कितना बनेगा? 6,750। और उसको रिपेयर करने में खर्चा कितना आएगा? $5 का 33,750। अच्छा, उसके बाद मॉडरेट फॉल्ट आ सकता है कितने प्रोडक्ट्स में? 30%। 11,250 का 30%, और उसको रिपेयरिंग कॉस्ट कितनी आएगी? 67,500। और अगर मेजर प्रॉब्लम आ गया जिसके चांसेस 10% है, रिपेयरिंग कॉस्ट इज 95,000। तीनों को प्लस करें, ये आपका बनेगा प्रोविजन फॉर वारंटी, बिकॉज दिस इज व्हाट लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल आइटम्स। क्या पता, ये तो यूनिट्स हैं, आपने एक यूनिट $1,000 में बेचा हो, क्या पता। अच्छा, मेजरमेंट में अगर लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल आइटम्स होंगे तो आपने बचपन में एक टर्म पढ़ा होगा, वेटेड एवरेज एक्सपेक्टेड वैल्यू, F2 के अंदर एक्सपेक्टेड वैल्यूज, जिसमें हम देखते हैं लाइक्लीहुड, यानी अलग अलग आउटकम्स हैं और उनके चांसेस ऑफ अकरेंस है, जिसको हम नाम देते हैं प्रोबेबिलिटीज। तो ये बेसिकली क्या है, ये प्रोबेबिलिटीज हैं। तो जो भी प्रोबेबिलिटीज हैं, चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ ईच आउटकम, हम उससे रिस्पेक्ट मल्टीप्लाई करते जाते हैं। अगर आपके पास इससे पहले कोई ओपनिंग प्रोविजन फॉर वारंटी है, जिस तरह अलाउंस फॉर डाउटफुल डेटा बनाते थे,
एग्जिट डेटा एनालिसिस बनाते थे कि जिसको 30 दिन से कम हुए हैं, 30 दिन से ज़्यादा 60 दिन से कम, 60 दिन से ज़्यादा 90 दिन से कम वगैरह, और हर किसी के ऊपर अलग अलग चांसेस ऑफ अकरेंस लगाते थे। अगर आपके पास कोई ओपनिंग वारंटी प्रोविजन है तो हम डिफरेंस देखेंगे। अगर प्रोविजन इंक्रीज हो रहा है तो एक्सपेंस, डिक्रीज हो रहा है तो इनकम बनेगा, राइट। सो दिस इज एक्सपेक्टेड वैल्यू। अगर सवाल में देता है या तो फॉल्ट नहीं होगा या तो होगा उसके इतने चांसेस और रिपेयर करने का इतना खर्चा, तो आप उसको बता देंगे कि वारंटी प्रोविजन इतने से बनेगा। अगर ओपनिंग प्रोविजन है तो हम डिफरेंस लेके जाएंगे प्रॉफिट लॉस में। मिसाल ये अभी हम 2022 की बात कर रहे हैं, 2021 में आपके पास कोई प्रोविजन पहले से ही बना हुआ है वारंटीज का। तो जिस तरह हम बचपन में अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट देखते थे ना, सो दिस इज प्रोविजन फॉर वारंटी। आपने देखा ब्रॉट डाउन बैलेंस, लेट्स अज्यूम आपके पास 1,06,887 का 75 का प्रोविजन पहले से ही बना हुआ था, और अब के बार जो आपने प्रोविजन कैलकुलेट किया वो कितना निकला है, तो इसमें डिफरेंस आ गया 90,000 का। या आप वारंटी एक्सपेंस में दिखा दो, प्रॉफिट लॉस, राइट। ठीक हो गया। सो दैट्स इट अबाउट द प्रोविजंस। इसको बाकी एक चैप्टर गो थ्रू कर लीजिएगा, उसमें जो छोटे छोटे एरियाज है, लेकिन इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत स्ट्रांग है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू सो मच।